मैं दीपक शर्मा जी को मैं शुरू में ही आमंत्रित कर रहा था, लेकिन ये कहीं फंस गए थे। दीपक शर्मा जी, ये ईडी, ये पूरा मामला जो नेशनल हेराल्ड वाला है, इसके टेक्निकल इशूज क्या है, इससे हमारे दर्शकों को थोड़ा अवगत कराइए, क्योंकि हम लोग इसको समझ नहीं पा रहे हैं। आपने बहुत लंबे समय तक सेंट्रल एजेंसी की जांच प्रक्रिया को, उनके तौर तरीकों को काफी करीब से देखा और कवर किया है। देखिए अभिषेक जी, मैं सुन नहीं पाया सतीश भाई को और बादल साहब को, और शीतल जी ने भी जरूर इस पर वैल्यू एडिशन किया होगा। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि अभी सुप्रीम कोर्ट में पिछले दिनों एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने एक हलफनामा दाखिल किया, और वो हलफनामा बड़ा चौंकाने वाला है, गूगल पे अवेलेबल है। उसमें ये कहा गया है कि तकरीबन 122 केस, 122 केसेस, 125 आप मान लीजिए अलग अलग अपोजिशन पार्टी के लेजिस्लेटर हैं, यानी नेता हैं, कुछ सिटिंग एमएलए और एमपीज हैं, और कुछ जो है वो आप कह सकते हैं एक्स एमएलए या एक्स एमपीज, यानी कुल मिलाकर 122 से ज्यादा नेता, 122 से ज्यादा नेता हैं विपक्ष के, जिन पर ईडी ने केस दर्ज किए। आप समझ रहे हैं? और आप मान लीजिए कि 25-30% इसमें वो संख्या है इसके अलावा जिनको नोटिस दिए गए। इसके अलावा आप मान लीजिए कि 30-35% ऐसे हैं जिनको नोटिस देने की तैयारी है, जिसका भी हमने पिछले अगर 48 घंटे में हम देखें तो सत्येंद्र जैन, आम आदमी पार्टी के जो मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री और हिमाचल के प्रभारी, उनको नोटिस देके अरेस्ट किया गया, और अब राहुल गांधी और सोनिया गांधी। मेरा ये कहना है कि ये जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है, इसका चार्टर क्या है, एक बेसिक्स की तरफ मैं जाना चाहता हूँ। इसका चार्टर है कि जो भी पैसा, जो भी काला धन हमारे देश में बाहर से आ रहा है, अलग अलग रूट से आ रहा है, या देश के अंदर जो ब्लैक मनी है, उसको पकड़ना। इस एजेंसी का मैं आपको बताऊं, तकरीबन सन 2001 से मैं इसको कवर कर रहा हूँ। कई डायरेक्टर्स हमारे सामने बदले, कई डायरेक्टर्स को एक्सटेंशन दिया गया। ज्यादातर मामले करप्शन के होते हैं, कॉर्पोरेट करप्शन के होते हैं, राउंड ट्रिपिंग के होते हैं कि यहाँ से पैसा मॉरिशस गया, मॉरिशस से पैसा वापस आया। जैसे सबसे बड़ा मामला गौतम अडानी के खिलाफ दर्ज हुआ था, और ये सेबी की एक जांच थी जिसमें 43,000 करोड़ रुपीस 4 कंपनियों से मॉरिशस से आया था, और वो कंपनियों की बड़ी शेडी डीलिंग्स थी। इसी तरह से जो हवाला के ऑपरेटर्स हैं दिल्ली में, पंजाब में, और जो अंगड़िया का काम करते हैं, जो कैश का मूवमेंट करते हैं, इस तरह के जो लोग हैं वो इनके निशाने पर रहते हैं। ये इनका चार्टर है। लेकिन आज की तारीख में, पिछले कुछ सालों से ऐसा लगता है जैसे चार्टर बदल गया। आपका जो ऑब्जेक्टिव है, जिसके लिए आपने एक एजेंसी बनाई, उस एजेंसी का आपने चार्टर या तो रिडिफाइन कर दिया है या उसको चेंज कर दिया है, क्योंकि आपका फोकस ब्लैक मनी पे नहीं है, आपका फोकस उन ट्रांजैक्शंस पे नहीं है जो कॉर्पोरेट या इस तरह के जो ब्लैक मार्केटियर्स हैं, या इस तरह के जो नंबर 2 का काम करते हैं, उनके प्रति नहीं है, या जो कलकत्ता की शेल कंपनीज हैं जो पूरे देश भर में अलग अलग कंपनियों में पैसा लाती हैं, ले जाती हैं। आज क्या हो रहा है? आज या तो सत्येंद्र जैन है, या अभिषेक बनर्जी हैं, या फिर कोई इत्र वाला है, या तो फिर कोई राहुल गांधी है। ये एक मिसयूज है। और अभी मैं आपको बताऊं, 10 दिन पहले की बात है, और मैं नाम नहीं ले सकता, ईडी के एक अधिकारी जो इंडियन रेवेन्यू सर्विस इनकम टैक्स से, उनसे मेरी बात हो रही थी, और वो 3 बड़ी जांचें, पुरानी जांचें, रक्षा से जुड़ी, उनका वो इन्वेस्टिगेशन सुपरवाइज कर रहे हैं। लेकिन आज की तारीख में वो उस काम को छोड़कर वो सत्येंद्र जैन को पकड़ रहे हैं, जिनके ऊपर 5 करोड़ या 3 करोड़ के आसपास का मामला है। मैं सत्येंद्र जैन की इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि सत्येंद्र जैन पर यही मामला सीबीआई पे चला करीबन 10 साल, और बाद में सीबीआई ने उस पूरे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और पूरे मामले को देखकर एक क्लोजर रिपोर्ट दाखिल करी। क्लोजर रिपोर्ट का मतलब है फाइनल रिपोर्ट लगा दी, फाइल बंद कर दी। एविडेंसेस नहीं थे, केस मेरिट पर नहीं था, और यही चीज, उसी केस को दोबारा से रिवाइव किया ईडी ने। आप लालू प्रसाद यादव का मामला देखिए।
लालू प्रसाद मामले का जो मामला है IRCTC का, राकेश अस्थाना साहब जो इस वक्त पुलिस कमिश्नर हैं गुजरात काडर के, उस वक्त वो CBI में स्पेशल डायरेक्टर थे, पूरी CBI वो संभाल रहे थे। और ये वो दौर था जब नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव साथ में सरकार चला रहे थे और 2019 का चुनाव आने वाला था। मोदी जी चाहते थे कि इस दोस्ती को तोड़ा जाए और उस वक्त 16 साल 15 साल पुराने केसेस को रिवाइव किया गया। एक भी केस मेरिट पर नहीं है। आज 2022 में आ गए, 2024 में फिर चुनाव आ रहा है, फिर ऐसा लग रहा है बिहार से जो संकेत मिल रहे हैं कि नीतीश और लालू एक साथ जा सकते हैं, जातीय जनगणना पर बीजेपी अलग थलग हो सकती है। तो फिर वही केस की एक फाइल खोल दी गई है ईडी ने। ईडी का जिस तरह से पॉलिटिकल मिसयूज हो रहा है, पॉलिटिकल केसेस, देखिए 5-10% ब्लैक मनी इस देश में पॉलिटिशियंस इस्तेमाल करते हैं। ADR की रिपोर्ट है और भी बहुत सी रिपोर्ट है, लेकिन 90% से ज्यादा नंबर 2 के बिजनेसमैन, हवाला ऑपरेटर्स, इस सब यूज करते हैं, गैंगस्टर्स यूज करते हैं और इस तरह के चिट फंड कंपनियां यूज करती हैं। लेकिन हो क्या रहा है, सारा फोकस देश की सबसे प्रीमियर एजेंसी जिसके पास प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का जुरिडिक्शन है, जो हमारी एजेंसी पूरे दुनिया भर में, जैसे इंटरपोल को CBI रिप्रेजेंट करती है, हर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो विदेश में हो रहा है उसकी नोडल एजेंसी ईडी है। वो अपने सारे काम धाम छोड़ के, मैं आपको CBI के केसेस, तमाम राज्य पुलिस के केसेस बताऊंगा जिनकी फाइल पेंडिंग पड़ी है कि कोई ट्रांजैक्शन जर्मनी का है, कोई ट्रांजैक्शन मॉरिशस का है, कोई दुबई का मामला है, कोई सिंगापुर का है। वो सारे मामले पेंडिंग पड़े हैं। सिर्फ नेशनल हेराल्ड दिख रहा है, हिमाचल प्रदेश चुनाव से पहले सत्येंद्र जैन दिख रहे हैं, पंजाब चुनाव के समय चन्नी दिख रहे हैं ईडी पे, बंगाल में जब चुनाव आ रहा है तो अभिषेक बनर्जी दिख रहे हैं। ये जो एक फोकस है, ये एक मिसयूज है। आप अपनी प्रीमियर एजेंसी जो ब्लैक मनी पर, जो इस तरह के हवाला ट्रांजैक्शन पर फोकस करती है, आप उससे क्या काम ले रहे हैं? ये एक बहुत बड़ा पहलू है। मैं इसको हाईलाइट करना चाह रहा था और मैं चाहूंगा कि जितने भी केसेस आप देख रहे हैं, एक भी केस में, किसी भी पॉलिटिकल केस में कन्विक्शन नहीं हुआ है, जबकि ईडी का जो कन्विक्शन रेट है वो 60% के ऊपर रहता है। इसका मतलब ये केसेस पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। ये वो केसेस हैं जिनको आप राजनीतिक विद्वेषवश एक पर्टिकुलर टाइमिंग पर आप जिनको लॉन्च करते हैं। आप ये बताइए, हम विश्व गुरु की बात करते हैं, मेहुल चौकसी, और सतीश भाई बैठे हैं, मैं इनसे चाहूंगा प्रतिक्रिया। मैं इसी पर मेहुल चौकसी एक बहुत छोटे से देश, एंटीगुआ बारबाडोस, वहां पर सरकार के वो मेहमान बन के वहां के बैठे हुए हैं। हम विश्व गुरु की बात करते हैं। हमने कितनी बार एंटीगुआ से बात, एक बार मोदी जी फोन उठा लें, अगर वो बाइडेन से बात करते हैं, या वो बाइडेन और ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर और जापानीज प्राइम मिनिस्टर, उनके वो मार्गदर्शक बन सकते हैं। जो फोटो हमने देखी कि अगर वो बाइडेन को भी लीड कर सकते हैं, वो बारबाडोस फोन नहीं कर सकते, एक बार वो एंटीगुआ फोन नहीं कर सकते हैं कि भाई इस पर्टिकुलर एड्रेस में हमारा मुलजिम रह रहा है, 11,500 करोड़ रुपए का इसने घपला किया है, इसको आप भेजिए। कई केसेस हैं जो डाइल्यूट, जो एंटीगुआ ने डाइल्यूट कर दिए। मैं आपको दूसरा मामला दिखाता हूँ, दूसरा मामला वो भी ईडी के पास है, वो भी CBI के पास है, और मैं चाहूंगा इसमें सतीश भाई से टिप्पणी। वो मामला है ABG शिपयार्ड जी। ये शिपयार्ड किसकी थी? ये साहब थे ऋषि अग्रवाल। अब ये ऋषि अग्रवाल कौन है? ये वो ऋषि अग्रवाल हैं जो रुइया ब्रदर्स SR वाले, उनके भांजे हैं, सगे भांजे, और मोदी जी के वाइब्रेंट गुजरात के ब्रांड एम्बेसडर रहे। इनके कई शिपयार्ड्स के कारखाने थे। इन्होंने 22,000 करोड़ रुपए का, भारत के 75 साल के इतिहास में सबसे बड़ा बैंक लोन स्कैम 22,000, मोर देन 22,000 करोड़ का हुआ। 22,000 के करीब का है वो। जी। ऋषि अग्रवाल कहाँ है? मेहमानों की तरह बुलाया जाता है, उनको पूछताछ की जाती, छोड़ दिया जाता है। अब आप सोचिए कि जो फोकस है
हिंदुस्तान के सबसे बड़े स्कैम में कुछ नहीं हो रहा है उसमें। जो फोकस मेहुल चोकसी पे होना चाहिए, विजय माल्या पे होना चाहिए, ललित मोदी पे होना चाहिए, नीरव मोदी पे होना चाहिए, कोई प्रेशर नहीं है। अरे भाई, अगर आप बाइडेन के आगे लीड कर रहे हैं, आप ये मैसेज दे रहे हैं कि बाइडेन आपको फॉलो करते हैं, आपको जापानीज प्राइम मिनिस्टर फॉलो करता है, पुतिन आपसे पूछते हैं, जेलेंस्की आपसे जो है अनुरोध करता है कि युद्ध खत्म किया जाए। अगर इस तरह की आप मैसेजिंग कर रहे हैं, आप मेहुल चौकसी को नहीं बुला सकते। आप एंटीगुआ बारबाडोस 2 लाख 2.5 लाख की पॉपुलेशन है जिनकी सरहद जो है गुड़गांव से भी कम है, और आप बात क्या कर रहे हैं? आप बात करते हैं इंटरनेशनल डिप्लोमेसी की बात करते हैं कि हम युद्ध बंद करवा देंगे। हम बाइडेन को जो है लीड कर रहे हैं, और आप उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि ईडी का फोकस अपने चार्टर से हट गया है। ईडी अमित शाह की एक, आप कह सकते हैं, एक यूनिट बन गई है। हालांकि अमित शाह जो है वो होम मिनिस्टर, उनके अंडर में आईबी है, लेकिन एक जानकारी मैं आपको और दे दूं, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस सीबीडीटी, जिसके अंदर में इन्वेस्टिगेशन इनकम टैक्स की विंग आती है, जो आप सारे छापेमारी देखते हैं इनकम टैक्स की, चाहे वो कमलनाथ पर हो, चाहे कन्नौज के इत्र वाले पे हो, वो जीएसटी इंटेलिजेंस और सीबीडीटी मिलकर करती छापे। ये जितनी एजेंसियां हैं, वैसे तो निर्मला सीतारमन के ही ज्यूरिडिक्शन में आती हैं, रेवेन्यू सेक्रेटरी के, लेकिन इनको चला कौन रहा आज की तारीख में? किसके पास पावर है? कौन वहां पर अधिकारी अपॉइंट करता है? किसके कहने पर वहां पर जो है केसेस जो है वो इनिशिएट किए जाते हैं? किसके कहने पर केसेस जो है वो दबाए जाते हैं, क्लीन चिट दी जाती है? आप पता लगाइए। फाइनेंस मिनिस्टर नहीं है, रेवेन्यू सेक्रेटरी नहीं है, वो एक ऐसी ताकत है जो मोदी के बाद नंबर 2 जिसे कहा जाता है। तो ये हाल है जब आप पॉलिटिकल वेंडेटा के लिए इस्तेमाल करेंगे। मुझे लगता है कि नेशनल हेराल्ड का केस एक अखबार का केस था, और क्योंकि मैं लखनऊ से आता हूँ, इसलिए नेशनल हेराल्ड की बात पीछे रह गई। नेशनल हेराल्ड हमारे लखनऊ में केसरबाग में चलता था, और जब वहाँ दैनिक जागरण, टाइम्स ऑफ इंडिया, इस तरह के अखबार पहुंचे, तो धीरे 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 कौमी आवाज, नेशनल हेराल्ड, नवजीवन खत्म हो गए। जब मैं छोटा 8वीं कक्षा में पढ़ता था तो नवजीवन में मैं लेख लिखा करता था उस वक्त, लेकिन धीरे धीरे वो इतना जर्जर हो गए। उनकी जो केसरबाग में इमारत है वहां ताले लग गए, लोग बेरोजगार हो गए। यही हाल नेशनल हेराल्ड का हर जगह हुआ। उसको रिवाइव करने के लिए ये पूरा का पूरा प्लान था, जो सारा अखबारों में है, गूगल पे है, जिस पर सुब्रमण्यम स्वामी ने किसी मोटिवेशन के साथ उन्होंने इस चीज़ों को लॉन्च किया है। और मुझे लगता है कि आज सिर्फ इसलिए इस्तेमाल हो रहा है क्योंकि गुजरात और हिमाचल में चुनाव है, तो कांग्रेस से चुनाव लड़ना है, आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ना है। तो अब बारी कांग्रेस की थी और आम आदमी पार्टी की थी। आम आदमी पार्टी के जो प्रभारी हैं वो जेल जा चुके हैं, और बाकी जो आप देख रहे हैं कि कल जो नोटिस गया, तो ये एक पॉलिटिकल मिसयूज ऑफ एजेंसी मुझे लगता है। और देखिएगा जब ये केस कोर्ट में आएंगे, ये मेरिट पर नहीं टिकेंगे। आपने हिमाचल चुनाव का जिक्र किया दीपक जी। हिमाचल के पिछले चुनाव के पहले आपको याद होगा, सीबीआई ने हिमाचल के मुख्यमंत्री की बेटी की जिस दिन शादी थी, वो कन्यादान करने के लिए बैठे हुए थे, उस वक्त मैं उसका भी जिक्र करता हूँ, मैं उस वक्त उसका भी जिक्र करता हूँ। वीरभद्र जी की जो लड़की, वो स्टोरी मैंने ब्रेक करी थी, संक्षेप में बताना चाहूंगा आपको। वीरभद्र जी की लड़की जज थी, उन्होंने बेल नहीं दी थी अमित शाह को, और उसके बाद वो तड़ी पार हुए थे। इतिहास देख लीजिए। अब इत्तेफाक है, समय का फेर है कि जब सरकार बदली और सारी सत्ता अमित शाह के हाथ में आई, तब ये वीरभद्र का ये जो मामला था डीए केस का, ये सीबीआई के पास था। सबसे पहले तो एक इंडियन रेवेन्यू सर्विस के काडर जो बहुत करीब थे अधिकारी अमित शाह के, उनको इसका डीआईजी बनाया गया। और जिस दिन शादी थी वो किसी मंदिर में हो रही थी, और मुझे लगता है 11 बजे का वक्त था, वहाँ दोपहर में शादी होती है। और ये तय किया गया था, सीबीआई को इंस्ट्रक्शंस दिए गए कि जब बारात आए, बाराती घराती एक जगह हो, तब आप छापा मारिएगा जी। लेकिन खबर क्या है, जो खबर मैंने ये नहीं करी थी, छापा आप मार सकते हैं अगर डीए के वो मुलजिम है। कभी भी सीबीआई ऐसे केसेस में जहां पर कोई टेररिज्म इन्वॉल्व नहीं है, जहां पर कोई ऑर्गेनाइज्ड क्राइम इन्वॉल्व नहीं है, ऐसी जगह पर वो इंस्टेंट कभी भी छापा नहीं मारती। क्योंकि वीरभद्र मुख्यमंत्री थे, वीरभद्र पॉलिटिशियन थे, इसलिए उनको गिरफ्तार करने की अर्जेंसी नहीं थी।
तो सीबीआई के सुपरिंटेंडेंट ने चंडीगढ़ से दिल्ली फोन करके कहा कि सर इस रेड को आज ना करिए, इसको हम 2 दिन बाद कर देंगे जी, क्योंकि अभी वहां भीड़ है और भीड़ में वहां जाना ठीक नहीं, हम अपना काम नहीं कर पाएंगे, हमें तमाम दस्तावेज देखने, ये देखने। अक्यूज पार्टी हमारे साथ कोऑपरेट नहीं करी क्योंकि उनकी बेटी की शादी है और सीबीआई कभी नहीं जाती है। बहुत कॉमन सेंस की बात है। करप्शन के केसेस जो 5-5 साल से चल रहे हैं उसमें कभी भी अगर पब्लिक फंक्शन हो सीबीआई नहीं जाती है। तो सुपरिंटेंडेंट ने फैक्स किया कि हम इस वक्त छापा नहीं मारना चाहते, 2 दिन बाद इसको कर दीजिए, पोस्टपोन कर दीजिए। और फिर डीआईजी का फोन गया कि नहीं, आपको छापा आज ही करना है और 11 बजे करना है। और वो सीबीआई की पार्टी वहीं पर रुकी रही बाहर। जब बारात आई और सारी भीड़ घराती और बराती की हुई वीरभद्र के यहाँ, तब छापा मारा गया। ये है मोटिवेशन, ये है ऑब्जेक्टिव।